चलिए, तो ये देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है 106 नंबर का। ये प्रश्न हम लोगों ने लास्ट टाइम में छोड़ा था कि शून्य प्राथमिकी कहते किसे है ना। तो ये शून्य प्राथमिकी के बारे में बात हो रही थी आप लोगों से। तो यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा, इसमें मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया। क्या आपको पीडीएफ मिल गया है? इसका पढ़ा था आप लोगों ने? मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों को दिया है सीन करने के लिए, आप लोग इसको देख लेना, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा इसका 2 और 3, ये जो है 0 एफआईआर के बारे में और 1 एफआईआर के बारे में। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को दिया है पीडीएफ, उसको देख लेना आप सभी लोग। और प्लस में इसका करेक्ट जवाब जो होगा ये आपका दूसरा वाला सही है। ठीक है भाई, और आपका हाँ जी सर दिया। और आपका यहाँ पे तीसरा वाला भी सही होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 और 3 वाले होंगे यही सही होगा। ये 0 एफआईआर का कहेगा। वहाँ से पीडीएफ में आप उसको देख लेना। बाकी मैंने इस प्रश्न को लास्ट टाइम में करवा रखा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ इस पर। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 नंबर का ये है प्रश्न आपके सामने। और अब आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं आप सबके कमेंट देख भी रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित, ठीक है, समर्थित महिला सशक्तिकरण का सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए है बचत के और उधार के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी कहता है कि सभी महिलाओं और पुरुषों, कामगारों और स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी कहता है समुदाय पहल और पक्ष समर्थन के माध्यम से समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 कहता है कि जेंडर समानता के लिए उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट नेतृत्व स्थापित करना। यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए आप लोगों का? इसका करेक्ट जवाब क्या? देखो, जो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है जिसमें महिला सशक्तिकरण का सिद्धांत की बात हो रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरे यहाँ? क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे कमेंट, है ना। आई थिंक नहीं कर रहे होंगे। तो आप लोग को बता दूं, यहाँ पे अगर संयुक्त राष्ट्र जो है समर्थित महिला सशक्तिकरण का सिद्धांत अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप सबको पता भी होगा कि लैंगिक समानता के लिए उच्च स्तरीय कोऑपरेटिव नेतृत्व जो है स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें 4 को लेकर, जहाँ पे लैंगिक समानता की बात हो रही है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर आपका आएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान रखना आप सभी लोग कि सभी महिलाओं और पुरुषों के साथ काम पर एक उचित व्यवहार करना और वह मानवाधिकार और गैर भेदभाव का सम्मान और समर्थन करे। तो ये भी क्रियाविधि आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऐसी कंडीशन पर। तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा कहाँ पर? जहाँ पर सभी महिलाओं के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। यानी दूसरा भी आपका यहाँ पर होगा। आगे अगर हम बात करें तो सभी महिलाओं के, पुरुषों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी, तो ये तो ऑलरेडी दूसरा है इसमें, है ना। समुदाय की पहल और यहाँ पर पक्ष समर्थन के माध्यम से समानता को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। देखो, बचत और उधार के माध्यम से यही गलत जवाब आएगा और यही ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी बचत और उधार के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ये कोई बात नहीं होती। ये संयुक्त राष्ट्र ने कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 वाला और 3rd और 4th जहाँ पर मिलेगा यही करेक्ट जवाब होगा। हाँ बताइए, बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे पास आ रही। लेकिन सर ये जो एसएससी का काम होता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या चीज़? म्यूट हो जाइए एक बार। हाँ अनम्यूट हो जाइए भाई, बाकी लोग म्यूट हो जाइए, आवाज़ आ रही बैकग्राउंड से। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो आप? बोलो, क्या कह रही हो प्रवीण जी? देखिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है, एसएचजी ग्रुप जो होते हैं उनका काम तो यही होता है, बचत करवाना और उनको महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा देना। नहीं 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 नहीं, गलत है ये फर्स्ट आपका। इस पे अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत के बारे में कि क्या चीज़ें शामिल की गई है, सशक्तिकरण किस चीज़ की बचत की बात कर रहे हैं आप? बचत किस चीज़ की कर रहे हैं आप? बचत और उधार, ठीक है, के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये ऐसे नहीं होता है भाई। ये गलत जवाब है आपका पहला। ठीक है, तो यहाँ पर बचत को लेकर और उधार की बात किया जाए। हाँ तो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हम लोन भी देते हैं ना, जैसे
बचत और उधार के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तो बैंक के बारे में आएगा ये। यहाँ सरकारी, आप अगर बजट के बारे में सोच रहे हैं, नहीं पूंजीगत के बारे में सोच सेल्फ रहे हेल्प हैं, ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है स्वैच्छिक है, एनजीओ टाइप से, वो फिर होगा आपका सही। अगर वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में बात करेंगे तो वहाँ पर आपका दूसरा सिस्टम बनेगा। फिर वहाँ पर अगर वो चीज़ की बात होती है तो वो आपका दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली वो विकास किया जाता है, तो वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया है, तो फिर वो होगा, फिर वहाँ पे कार्यक्रम वगैरह। यहाँ वो ये दूसरी चीज़ है, वो दूसरी चीज़, आप दूसरा चीज़ पूछ रहे हैं। आप मेरे से महिला सशक्तिकरण का एक फैक्ट पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो स्वयं सहायता समूह थोड़ी ना दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बात की जा रही है महिला सशक्तिकरण का, तो ये जवाब सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा। प्रवीण, ऑप्शन में देखो दूसरा तीसरा कहीं पे भी नहीं है। अच्छा है तो दूसरा तीसरा चौथा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में तो है, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। हाँ, ये गरीबों को अगर हम बात करें, उसके बीच में नेतृत्व क्षमता का विकास करना सेल्फ हेल्प समूह का होता है मैटर। वो पोषण के सुधार करने की बात करता है, जन्म दर पर नियंत्रण करने की बात करता है, स्कूली शिक्षा में योगदान देता है, वो दूसरा है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, वो दूसरा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँ सर। कहिए, बिल्कुल कहिए सर। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा उस पर भी आप गौर फरमाइए सर। जेंडर समानता के लिए उच्च स्तरीय कॉरपोरेटर नेतृत्व की स्थापित करना, तो जाहिर सी बात है लैंगिक समानता के लिए उच्च स्तरीय जो कॉरपोरेट नेतृत्व होता है वो समर्पित का नेतृत्व जरूरी थोड़ा ही है सर कि उसको हम इसमें डीप लेके जाएं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैम ने भी बताया कि हमको बचत को लेके एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ। बिल्कुल, हाँ, है ना। तो इसको हम, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेके जाएं तो और अच्छा रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड समानता के लिए तो हम, और ये होता है सर इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है सर ये काम। देखिए बने हुए हैं मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी नेतृत्व की तो जरूरत नहीं है सर। देखिए, मेरी बात एक बार सुनिए, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सभी लोग सुनिए। देखिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो क्वेश्चन अलग बनेगा, उसका पैटर्न अलग है, उसका मीनिंग अलग होता है, क्योंकि वो बेसिकली जो बात करता है वो एक प्रकार से स्वयं सहायता के माध्यम से जो उस महिलाएं होती हैं उनको भागीदारी को सुनिश्चित करता है, और उनका जो कार्यक्रम वगैरह होता है उसके माध्यम से हम उसकी मदद करने वाले। हम स्वयं सहायता के बारे में क्यों सोच रहे हैं भाई? हमें स्वयं सहायता के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है वो प्रश्न। आप चलो ठीक कहते हैं, अगर बचत की बात होती तो फिर वहाँ सोचते हैं आप, तो मैं मानता सत्य था। लेकिन बात फिर कह रहे हैं कि जेंडर समानता में उच्च स्तरीय पर कॉरपोरेट को लेकर नेतृत्व स्थापित करने की बात, तो ये बेसिकली लैंगिक समानता के लिए जो है उच्च स्तर पर कॉरपोरेट नेतृत्व की स्थापना करना या स्थापित करना, ये प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र ने किया है, तो ये शामिल है। ये तो आप अगर देखेंगे तो आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा, ये इन्वॉल्व भी है। ठीक है, ये जो चीज़ें इन्वॉल्व है ये फैक्ट के रूप में आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये चीज़ें इन्वॉल्व है, ऑलरेडी ये चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने ये कह रहा है कि समाज कार्य का व्यवसाय किस पर आधारित है। अब देखो, व्यवसाय समाज कार्य की बात कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ा चुका हूँ व्यवसाय समाज कार्य, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कमेंट तो आप लोगों का आ भी नहीं रहा भाई, क्या बात है, क्या बात है? या मैंने फोन ज्वाइन किया है सर, बता रहे हैं थोड़ा। हाँ, पवन सिंह की आया भाई, जवाब आ गया, पवन सिंह का आया, बी फॉर बॉम्बे, वैशाली जी का ए। अब ये इतना सरल प्रश्न तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे सर वो पहला वाला सर आंसर वो बी पहले का था, अभी तो दूसरा किया है नया ये वाला। अच्छा, अभी आपने नया किया है, ओके ठीक है, वो 5 मिनट पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पवन जी, तो आपका ए आया हुआ है। चलो ठीक है, हम देखते हैं अभी। तो देखिए, समाज कार्य व्यवसाय के बारे में बात करें तो मानवतावाद दर्शन पर आधारित होगा, ये बात आपको सही है। दूसरी बात अगर करें वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होगा, ये बात भी सही है। तकनीकी पर भी आधारित होगा। आक्रामक नेतृत्व को प्रदान करने पर आधारित व्यवसाय समाज कार्य है भी नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 1 2 3
ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे और सभी लोगों को 2 नंबर मिला है, किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ। अभिषेक जी बी कैसे आ गया आपका? अभिषेक जी बी कैसे आ गया? 2-3। मानवतावाद तो समाज का, हाँ सर तकनीकी है सर। अब मध्यकाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 18वीं शताब्दी के बारे में, लेन क्रांक ने खुद कहा है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की अपनी किताब में खुद बोला है उसने, समाज कार्य को लेकर वहां पर, है ना। तो वो चीज़ें आपको तो पता होना। अब आधुनिक जब बना 19वीं शताब्दी में, तो उस दौरान मानवता को भी प्लस कर दिया था और इसमें मध्य को भी क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। दोनों चीज़ें आ गई थी। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका। ठीक है अभिषेक जी, ऐसे ऐसी गलती अगर आप अभी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से जो है ये प्रश्न आया है गद्यांश वाला, सेम पैटर्न वही करना है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। पहले हम ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है। एक बार ट्रिक से करते हैं। देखो जितना प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेंगे एग्जाम में उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। हमें ऐसे प्रश्नों में जो गद्यांश वाले में हमें पढ़ना नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। आप सबको शायद दिखाई भी दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन? एक मिनट, आपको क्या करना होगा, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अपने फ़ोन को आप लोग, और ये मैं आपको PDF अभी दे दूंगा, मिल भी जाएगा। हमें पहले क्या करना है, इसको पढ़ना नहीं होगा एग्ज़ाम में। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ट्रिक लगानी है। तो हम सबसे पहले आएंगे कहाँ पर, क्वेश्चन पर। तो प्रश्न कह रहा है कि समाज और व्यक्ति क्यों असहिष्णु बन रहा है। पहला देखो ये प्रश्न है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों में आपको पहले तो ट्रिक सोचना। समय कम है आपके पास, सपोज मान लीजिए समय आपके पास कम है, तो आप क्या करें, तो या तो मैंने बताया कि सबसे जो बड़ा होता है वो होगा, या तो फिर आप देख लीजिए ऑप्शन को, मीडिया का रिपोर्ट जो है निष्पक्ष नहीं होता। देखो क्या मीडिया की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, तो ये लग रहा है। हाँ, अगर हम ये बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें दिख भी रहा है कि यार ये तो गलत हो रहा है पॉइंट यहाँ पर ए वाला। अगर हम बात करें लोग अपने हित के लिए जो है निहित स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अपने हित के लिए निहित स्वार्थ पूरा कर, तो समाज कार्य की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत लग रहा है। और लोग अपने मनोभाव को निर्देशित करते हैं, तो ये अगर गद्यांश पढ़ा जाए तो यहाँ से पता चलेगा कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन समय नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन किसको लगाएंगे बताइए। आपके पास समय अगर नहीं है तो आप किसको चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 C फॉर चेन्नई, ठीक है। हाँ, तो ये आपका करेक्ट जवाब है, आपका करेक्ट जवाब है, यही आपका करेक्ट जवाब है। अगर आप कहेंगे तो पढ़ूंगा तो ये चीज़ें मिल भी जाएगी आप लोगों को, है ना। ऐसे आपको करना है। आगे देखिए, अब ये आप करेंगे अपने मन से, तुच्छ मुद्दे किस प्रकार सर्वव्यापी बन जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि विध्वंसात्मक मुद्दे अधिक ध्यान उत्कृष्ट या आकृष्ट करते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है कि समान मानसिकता के लोग एक साथ हो जाते हैं और तुच्छ मुद्दे आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारी विरोध प्रदर्शन होने लगता है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है सामाजिक मीडिया जो है सक्रिय है, बात ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है तुच्छ मुद्दे किस प्रकार सर्वव्यापी बन सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होगी फिर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, लोग विज्ञापन के माध्यम से अधिकतम समर्थन जुटाने में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा भी आपको यही लग रहा है, और अगर आप पढ़ें भी तो तुच्छ मुद्दे भी आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेट भी करवा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा यहाँ पर। ये बी वाला आपका सत्य भी है, ऑप्शन बी सत्य है ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, बाकी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। आप लोग एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार अगर करना होगा तो आप लोग करना, नहीं तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्योंकि मैंने एक और ट्रिक देखा यहाँ पे, प्रदर्शन, तो प्रदर्शन मैंने कीवर्ड्स लिखवाया है। वो चीज़ें बेसिकली क्या होती है, सकारात्मक शब्द होते हैं, ये सभी के सभी सत्य होते हैं, ये सभी के सभी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, बी सही होगा। तो 10th वाले भी फॉलो कर सकते हैं इसमें, 10th 12th जो आता है गद्यांश। गद्यांश 10th का नहीं समझा, फिर से आगे रिपीट करें। जैसे वो 10th में भी ऐसे वगैरह दे देता है, उसके बारे में सारांश वगैरह लिखने के लिए, तो फॉलो कर सकते हैं क्या? 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 10th क्लास? जी जी। मतलब नहीं, वहाँ देखो, वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है। समाज का बेसिकली क्या है ना, कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली इसका मीनिंग, इसका जो प्रश्न दिया है ना, इसका अर्थ दिया होता है। हालांकि उसमें भी अर्थ दिया होता है ये चीज़ें,
ठीक है। लेकिन ये अप्लाइड या कंसेप्चुअल पे आधार पे होता है, इसलिए हम इसको सत्य मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कवि वगैरह के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जैक्ट करके, और वो गद्यांश लिखा होता है लेकिन कवि का नाम नहीं लिखा होता है उस गद्यांश में। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, तो कुछ जगह पे वो चीज़ें फॉलो नहीं होगा, वो कुछ जगह फॉलो नहीं होगा। बाकी चीज़ें आप अगर अप्लाइड लग रहा है तो आप उसको 10th में भी फॉलो कर सकते हैं। बट आप 10th के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आप आगे सोचिए। क्या असहिष्णुता की समस्या का कोई विकल्प नहीं है? एक प्रश्न ये। अब आपसे पूछा असहिष्णुता का समस्या का कोई विकल्प नहीं है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला बड़ा है, और इसी को पढ़िए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं या सीमाओं के बारे में जानना चाहिए और उन्हें लांघने से बचना चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा? प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या सहिष्णुता की समस्या से कोई विकल्प नहीं है? तो अब बताइए, अब अगर हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, नहीं या सभी समाजों के लिए हमेशा रहता है, ये देखो इससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी असहिष्णुता की समस्या को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बताया है कि नहीं बताना है हमें, तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन सी की बात करें, या समाज की प्रकृति पर निर्भर होता है, तो वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है असहिष्णुता की समस्या को लेकर। ऑप्शन आप पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका करेक्ट जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे वाला ही। ठीक, आप पढ़ेंगे गद्यांश भी आपको यही मिलने वाला है, ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे हम बात करते हैं। समय नहीं है इसलिए आप बचत करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज अगर समय है तो आप पढ़ेंगे जरूर। आगे अगर हम बात करें, असहिष्णुता की दृष्टि से किसे समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए, समाज को जो है किस पे नियंत्रण रखना चाहिए? तो एक तो आप देख रहे हैं भाई सबसे बड़ा यही है, तो आप इसको लगा देते हैं। दूसरी बात थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो असहिष्णुता की दृष्टि से समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या मीडिया अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तो समाज पर नियंत्रण होगा क्या? देखो पार्ट है उसका, मानता हूं इस बात को, मीडिया है पार्ट, परंतु कॉमन सेंस लगा रहा हूं मैं, तो असहिष्णुता की दृष्टि से यहाँ पर मीडिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, सरकार की पहल शक्ति भी नहीं होगी, राजनीति का जो है नेता भी यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन पर असहिष्णुता की दृष्टि से नियंत्रण करने का अगर पॉजिटिव शब्द की बात किया जाए, जहाँ स्वयं को सुधारने की बात हो रही है, कीवर्ड्स को पकड़िए, और यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका, डी फॉर डेनमार्क सही यहाँ पर होगा 4। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से, है ना। और भी ट्रिक हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। असहिष्णुता को रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है कि हम बार बार असहिष्णुता, देखो ये प्रश्न आप देख रहे हैं सबसे बड़ा भी, और इसे पढ़ भी लीजिए आप लोग, कि जब हम बार बार या जब हम हर बार जब असहिष्णुता से सम्मुख घुटने टेक देते हैं, तो हम एक सभ्यता के रूप में अपना सम्मान कम कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन पे असहिष्णुता के रोकने के लिए क्या ये आवश्यकता है? दूसरा, सशक्त कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। सशक्त कानून तो भाई हमेशा गलत होता है। अगर हम बात करें प्रशासनिक उपाय किए जाने की आवश्यकता, ये हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आचार्य और नैतिकता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ऑप्शन ये भी अगर आप पढ़ेंगे ना ऑप्शन में, तो बेसिकली अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ये आपका सेकंड और थर्ड और फोर्थ उस ऑप्शन में असहिष्णुता को रोकने के बारे में ये निगेटिव बात किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव को लेकर प्रश्न के आधार पे भी, तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका यही सम्मुख घुटने टेक देना और एक सभ्य के रूप में अपना सम्मान कम करना, यह असहिष्णुता को रोकने को बेसिकली बताता है आवश्यकता के रूप में। ऑप्शन आपका ए फॉर अमेरिका ही सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप सभी लोग प्रश्न को कर सकते हैं शक्ति सर। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया होगा सभी को ना, मैं अगर उसको करवाता तो ज़्यादा समय लगता, लेकिन आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। गद्यांश भी पढ़ के थोड़ा सा अपने भी तर्क वितर्क करें, अपने से भी करने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो मैं हूँ, मुझसे पूछिए। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है अभिकथन का। अब समान रूप से आने वाले अंतराल वाली विधियों को माध्यिका और पैमाने मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त होता है। समान रूप में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समान रूप वाला कहाँ पे चल रहा है। क्लियर हो रहा है ये बातें शक्ति सर? फिर मैं कह रहा हूं कि समान वितरण के माध्यिका बहुलक समान होते हैं, ये भी क्लियर हो रहा है। तीनों भाई, मीन यहीं पर है, मोड यहीं पर है, और फिर उसके बाद आपका क्या हो गया एक्स बार, यानी मीन मीडियन मोड एक ही स्थान पर है। तो बताइए ये समान नहीं होगा? बताइए पवन जी, बी आ रहा है, टीना हो गई, बालकृष्ण जी हो गए, दोनों के दोनों सही नहीं होंगे? फिर सही हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब आया है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आया है आप सभी लोगों का बहुत अच्छा जवाब आया है, बी ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। और ये प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर, अगर अच्छा आप लोग अगर कहेंगे इंग्लिश दिखाने के लिए भी तो मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा, ठीक है, आप लोग बोल भी सकते हैं जो हिंदी समझ नहीं आएगी। अभिकथन की अगर मैं बात करूं तो समकालीन समाज में भूमिका द्वंद अत्यंत ही सामान्य होता है, ठीक है। प्रश्न अच्छा है, आपको बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिए आप सभी लोग। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो भूमिका के लेकर, तो भूमिका द्वंद तब होता है जब अपनी नौकरी या स्थिति के संबंध में व्यक्ति पर असंगत मांगे रखी जाएं, असंगत मांगे रखी जाएं, उसे हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली समकालीन समाज की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सत्य बात है, ठीक है, कि समकालीन समाज में भूमिका द्वंद उत्पन्न अत्यंत ही सामान्य है, ठीक है, ये चीज़ें इन्वॉल्व है, भूमिका द्वंद आज के समाज में चल रही है। समझ गए मेरी बात ना अच्छे से? बताइए जरा कि दोबारा से रिपीट करूं, चाहे नौकरी हो या कोई स्थिति हो या व्यक्ति पर कोई असंगत मांग रखी जाएगी तभी तो होगा वो। तर्क की बात करता हूं कि परंपरागत समाजों में जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका निभाता है, देखो अब बात कर रहा हूं परंपरागत समाज में, तो जब परंपरागत समाज में जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका निभाता है तो वह भूमिका द्वंद सामान्य नहीं होगा, तो वो सामान्य नहीं होता, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर में तो वो नॉर्मल थोड़ी होगा, फिर तो वो सामान्य नहीं, वो विशिष्ट हो जाएगा। ऐसी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर ये सत्य है, ठीक है, तो ये भी सत्य है। आप यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं? पवन जी, जितेंद्र जी, हनी जी का आ गया है भाई, बालकिशन जी का आया, पंकज जी का डी, तो दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, 4 वाला ही सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है भाई, 4 आपका सही जवाब है। शक्ति सर, अरविंद जी, यहाँ पर जो डी आपने दिया है यही करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं समाज कार्य का, और ये प्रश्न ये है सोशल वर्क में कि किशोरों में शारीरिक और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होता है। अच्छा मेरी बात समझिए, आपने नाम सुना स्टेने हॉल का नाम? स्टेने हॉल, स्टेने हॉल एक विद्वान हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को, किसको बोला था? किशोरावस्था को। तो ये बात आप ध्यान रखना कि किशोरों में शारीरिक और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन है ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि देखो शारीरिक परिवर्तन में जो यौन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, लड़कों के लिए अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है, पता होगा आप लोगों को, है ना, और लड़कियों को जो शारीरिक रूप में अगर वृद्धि की बात हो या किसी परिवर्तन की बात हो तो एस्ट्रोजन का नाम होता है, आपने नाम सुना होगा। तो बताइए जरा यहाँ पे क्या शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो ये आपका सही होगा। आगे अगर हम बात करें कि किशोरावस्था तनाव और उग्रता से भरी होती है, बात वही है स्टेनले हॉल का ही, तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बताइए जरा व्याख्या भी हो रही है क्या? वैशाली पटेल कह रही हैं भाई, पाटिल डी बोल रही हैं, ए और आर दोनों सही, व्याख्या नहीं हो रही है क्या पाटिल? हैं और भी बताइए जरा, यहाँ पर भाई बी आ रहा है, तनुजा जी का बी आ रहा है, हाँ बी फॉर बॉम्बे हो रही है, हाँ व्याख्या हो रही है, किशोरावस्था के बारे में यहाँ पर व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला ही करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर डी वाले गलत हो जाएंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और एक और समाज कार्य का प्रश्न है, यह प्रश्न आपके सामने ये है कि कह रहा अभिकथन में कि गरीबी व्यक्ति परिवार और समुदाय को अपना शिकार बनाती है। अच्छा प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीबी व्यक्ति को परिवार और समुदाय को अपना शिकार बनाती है? सहमत हैं आप इस बात से? देखो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आपको हाँ या ना में जवाब देना बस, हाँ है, जब ये है तो आप इसको कहना कि ये सत्य होगा। एग्जाम में यही करना है, आप लोग मन में पढ़ना है क्वेश्चन को, और पढ़ना इस तरीके से कि जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप जवाब देना यस या नो में। अगर यस है तो फिर ये ऑप्शन सही है। आगे अगर मैं बात करूँ, गरीब प्रायः प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों के आगे अपने को असहाय महसूस करता है। अब आप सोचिए जरा, मैंने ये प्रश्न किया है आपसे कि गरीब जो है प्रायः प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों के आगे अपने को असहाय महसूस करता है, ये बात भी सत्य होगी? हाँ पवन जी कह रहे हैं सत्य है, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सत्य है और ये व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही जवाब पंकज जी का 4 आया है, सभी लोगों का 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचन जी, रूपम जी, हनी जी, टीना मैम।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, है ना। प्रश्न को बस सिर्फ पढ़ना है आपको अच्छे से, प्रश्न टफ नहीं होते हैं, ठीक है, टफ आप सब बनाते हैं। अभिकथन की बात करते हैं। महिला और बाल विकास की नीति को, देखो महिला और बाल विकास नीति को संरचनात्मक विभेद कहा जाता है। ये देखो मैं बताता हूँ, संरचनात्मकता विभेद जानते हैं, भेदभाव का अर्थ मतलब उन लोगों के पक्ष में जो एक अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है, जिन्हें उम्र के बाद से प्रताड़ित किया जाए या भेदभाव किया जाए, उसको बोला जाता है। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। तो महिला और बाल विकास नीति को संरक्षक विभेद नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा ये। महिला और बाल विकास नीति जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, है ना, उसी का विकास के अंतर्गत आती है, जहाँ पर ये काम करती है। तो ये गलत हो जाएगा। यह केवल महिलाओं के लिए लाभप्रद होगा, तो बताइए जरा कंचन मैडम, केवल महिलाओं के लिए कहाँ से होगा? अच्छा बी बात बता रहे हो आप लोग। अच्छा एक प्रश्न देखो जो है समाज कार्य में मैंने करवाया है आप लोगों को, एक ऐसा प्रश्न जहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत आ गए। अभी तक आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा ऐसे प्रश्न ना, तो देख लीजिए आप सभी लोग भी कि कभी कभी ऐसे प्रश्न में दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाते हैं। इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है भाई, दोनों के दोनों गलत यहाँ पर है, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूँ, ये ट्रिक है केवल, जब कभी आप लोगों को शब्द मिले केवल तो आपको तुरंत निगलेक्ट कर देना है और ये ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा पंकज जी फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक प्रश्न ये है आपके सामने, पाश्चात्य समाजों के द्वारा स्थापित किए गए परिवर्तनों को अभिजातीय पूर्वाग्रह कहा जाता है। अभिजात्य मतलब उच्च कुल में जन्म लेने के योग्य वे लोग जो संगठन है जिन्हें समान प्रकार के अन्य लोगों की तुलना में सबसे अच्छा या सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। लोग व समाज के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो यह स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। पाश्चात्य समाजों के द्वारा स्थापित किए गए थे परिवर्तनों में अभिजात पूर्वाग्रह था, ये था। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अभिजातों के द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को साधारण जन स्तर पर व्यापक रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, बात तो ठीक है। अब बताइए करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हाँ, ए आर दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। पवन सिंह आपका आया है जवाब, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अरविंद जी आपका भी जवाब आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर अभिजात्य वगैरह के बारे में जो मैं बात किया हूँ, जहाँ उच्च कुल की बात हो रही थी, जहाँ उनके द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को साधारण जन स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, ये बात भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई यानी 3 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न और आया है, आपसे प्रश्न कर रहा है कि सशक्तिकरण समाज कार्य दर्शन का अंतर्जात अवयव है। समाज कार्य दर्शन आपको पता होगा अंग्रेजी रूपांतर फिलॉसफी शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा शब्द में फिला प्लस सोफिया बोला जाता है, और फिला का मतलब होता है स्नेह या प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता, और फिलॉसफी का अर्थ फिर क्या बनेगा? मतलब बुद्धिमता का अगर हम अर्थ भी निकालते हैं तो वो बताता है कि सत्य और ज्ञान का अनवरत खोज करना, कंटिन्यूअस खोज करना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर आप। अच्छा मैं तर्क बता रहा था, ठीक है, अभी कथन नहीं बता रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, सशक्तिकरण के अंतर्जात जो है यहाँ पे समाज कार्य दर्शन के बारे में। तो समाज कार्य दर्शन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि दर्शन का जो अर्थ होता है किसी भी विषय के विशेष के संदर्भ में सत्य और ज्ञान का निरंतर खोज करना, या इस संबंध में प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना, यह आपका दर्शन कहलाता है। हर्बर्ट बिश्नों का नाम इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितेंद्र जी इसे याद रखिएगा। इसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान होता है, मानवीय कलेश अवांछनीय और इसका विरोध, चाहे अगर मान लीजिए विरोध करना या जहाँ तक संभव हो सके उसे कम करने का प्रयास करना। एक बात ये भी कहता था हर्बर्ट बिश्नों।
तीसरी बात कहता था कि जो मानव है, मानव व्यवहार जो है वो समुदाय के जैविक और अस्तित्व को लेकर, पर्यावरण के वित्तीय परस्पर संबंध को लेकर उसकी क्रिया का परिणाम, मतलब एक क्रिया का परिणाम, एक जैविक अस्तित्व और एक आपका हो जाएगा अस्तित्व के कारण मूल्यवान। ठीक है, तो 3 बातें हर्बर्ट बिस्नो ने ये बोला था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सत्य है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है ऊपर का, हम अभिकथन की बात करते हैं कि प्रक्रिया तथा परिणाम के रूप में सशक्तिकरण का महत्व समाज कार्य अभ्यास में तेजी से बढ़ रहा है। ये बात सही है? हाँ, सही है, सही है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है और ये भी सही है। एक और ट्रिक लगा दीजिए यहाँ पर, अगर जब कभी क्योंकि अगर ना समझ में आए व्याख्या को लेकर तो क्योंकि लगा दीजिए। जैसे अगर मैं लगा कर देखता हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रक्रिया तथा परिणाम के रूप में सशक्तिकरण का महत्व समाज कार्य अभ्यास में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आप क्योंकि लगाना, इसी से पता चलेगा कि व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि सशक्तिकरण समाज कार्य दर्शन के अंतर्जात अवयव है। बात ठीक है, तभी इसी की वजह से समाज कार्य अभ्यास में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसमें परिणाम और प्रक्रिया को लेकर क्या हो रही है, वृद्धि या विकास हो रहा, ये चीज़ें कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या हो रही, क्योंकि लगाया तो व्याख्या हो रही थी कि नहीं, सही सेंटेंस बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बताइए जरा, अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग लगाइए। तो बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये, ऐसे प्रश्नों में जब आए आपको व्याख्या को लेकर, तो ऐसे प्रश्नों में जब कंफ्यूज हो तो आप क्योंकि लगा कर देख लेना एग्जाम में। ठीक है, मन में क्योंकि लगा कर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा समाज कार्य का। प्रश्न आपसे कह रहा है कि समाज कार्य अभ्यास के शक्ति परिपेक्ष सेवार्थी की सहायता करने में अधिक सामान्य रोग निदानोन्मुखी उपागम के विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है। बताइए जरा, समाज कार्य अभ्यास में जो शक्ति है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सेवार्थियों की जो सहायता आप कर रहे हैं उसके रोग के निदान को लेकर, उसके उपागम को लेकर, ये सामने आजकल हम लोगों के लिए सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सेवार्थी की सहायता रोग के निदान के लेकर उपागम लगाएं तो उस सेवार्थी को हम मदद दे सकते हैं। ये हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब देना। कर रहे हैं ना? तो जब कर रहे हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि शक्ति परिपेक्ष, परिपेक्ष का मतलब होता है दृष्टिकोण किसी का। ठीक है, शक्ति दृष्टिकोण या परिपेक्ष बात एक ही होता है। सेवार्थी के समस्याओं तथा कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेवार्थियों की क्षमता, अब ध्यान देखिए यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न बदला है, बजाय, फिर से रिपीट करूंगा, शक्ति परिपेक्ष सेवार्थियों की समस्या और कमियों को ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेवार्थी की क्षमता, प्रतिभा और उसके संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये बात भी तो ठीक लग रहा है। और ये क्रियाविधि क्या सोशल डायग्नोसिस में होती है? हाँ या ना? भाई जाहिर सी बात है, सेवार्थी की क्षमता का जब हम काम करेंगे, समाधान की बात करेंगे तो होगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कमियों पर भी तो, हाँ, कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अगर हम उसकी क्षमता पहचाने, उसके अंदर एबिलिटी तो पहचाने, वो कर क्या सकता है, पहले हमें उसकी तो देखते हैं सर। हाँ, अगर हम उसको एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी समस्याओं को, अगर उसकी कमियों को ढूंढने से अच्छा है कि आप उसकी एबिलिटी को ढूंढें, उसकी क्षमता को ढूंढें। और जब क्षमता को उसको ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा और उसी क्षमता को आप बनाएंगे पॉजिटिव में, वांछनीय क्रियाविधि में बनाएंगे। और उस वांछनीय क्रियाविधि के माध्यम से आप क्या करेंगे, अवांछनीय व्यवहार को दूर करेंगे, असामाजिक व्यवहार को दूर करेंगे। ये बात कह रहा है यहाँ पर। या तो आप क्योंकि लगा लीजिए, समाज कार्य अभ्यास के शक्ति परिपेक्ष सेवार्थी की सहायता करने के अधिक सामान्य रोग निदानोन्मुखी उपागम का विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है या बन रहा है, तो बन गया है या ऐसी प्रक्रिया में। क्योंकि ऐसा कंडीशन कब हुआ? क्योंकि, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शक्ति परिपेक्ष सेवार्थी की समस्याओं तथा कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेवार्थी की क्षमता और प्रतिभा पे, संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो होगा ऐसी कंडीशन। तो ऑप्शन फिट भी बैठ रहा है यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा, बी फॉर बॉम्बे ही सही है। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए समाज कार्य का, और यहाँ पे अभिकथन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता। क्या आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहे हैं क्लियर? एक बार जरा मुझे कंफर्म भी करिए, दिखाई देना तो चाहिए।
चलो अच्छी बात है ना। थोड़ा सा जूम कर लेना आप सभी लोग ना, जूम होता है अपने स्क्रीन पर फिंगर से, जैसे जूम नहीं करते हैं आप, बस वैसे ही जूम कर लीजिए, जूम हो रहा है ना। मैं भी अपने फ़ोन से ही ज्वाइन हूँ, लेकिन मैं देख भी रहा हूँ जूम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे ये कह रहा है आप सभी से, तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता है बिना उस प्रणाली के संदर्भ में जिससे वह संबंधित है, पहली चीज़। दूसरी बात अगर मैं करूं कि सामाजिक प्रणालियों मनुष्य के प्रतिक्रिया प्रारूप को आकार देती है। तो आप जरा मुझे बताएं, एक व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता है, क्या ये बात सही लग रही है? बताइए। सही है। हाँ, बिना उस प्रणाली के संदर्भ द्वारा जिससे वह संबंधित है उसके बारे में जब तक हाँ, ये फिर सही है। अगर हम बात करें, ये आपका स्टेटमेंट सही है कि व्यक्ति के व्यवहार को समझा नहीं जा सकता बिना उसकी प्रणाली के, बिना उसके संबंधित, तो ये बात ठीक है। और फिर कहता है सामाजिक प्रणालियों मनुष्यों की प्रतिक्रिया के प्रारूप का आकार देती। जाहिर सी बात है, समाज कार्य तो वैज्ञानिक प्रणाली प्रविधियों पर आधारित ही है, कौशल ज्ञान वगैरह पर आधारित ही है। सही है। यहाँ पर अगर आपको व्याख्या का पता करना है तो क्योंकि लगाइए और देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए जरा। प्रश्न कह रहा है कि संघर्ष का सिद्धांत, पहले तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि संघर्ष का सिद्धांत दिया किसने है? संघर्ष, कार्ल मार्क्स का। वेरी गुड। तो संघर्ष का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि किस प्रकार शक्ति संरचनाएं तथा असमानता, ठीक है, शक्ति, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि किस प्रकार शक्ति संरचना तथा असमानता का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये आपका अभिकथन है। दूसरा आपसे कहता है कि समाज कार्य अभ्यास के लिए शक्ति संरचना असमानता का ज्ञान अनिवार्य है। दोनों में बताइए कथन कौन सा सही है? पहला सही नहीं लग रहा है कि व्याख्या करता है किस प्रकार शक्ति जो है संरचना असमानता के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है भाई, संघर्ष की प्रतिक्रिया अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें इन्वॉल्व होगी। ऑप्शन आपका ये सही है। अगर हम बात करते हैं कि समाज कार्य अभ्यास में शक्ति संरचना और असमानता का ज्ञान भी अनिवार्य होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, हाँ। तो अगर हम बात करें व्याख्या को लेकर अब, तो क्योंकि लगाइए, और ये दोनों के दोनों में अगर हम बताएं तो समाज कार्य अभ्यास के शक्ति जो संरचना है, जो असमानता का ज्ञान अनिवार्य बता रहा है, वो संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, यानी आपका थर्ड करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। आपसे कह रहा है कि सामाजिक अपक्रियाओं का सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, सामाजिक जो अपक्रियाएं हैं, जो अपक्रिया का मतलब पहले समझ लीजिए, विघटन बोलते हैं, विकृति हम कह सकते हैं, विकृति से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं सामाजिक प्रतिक्रियाओं को। तो सामाजिक प्रतिक्रिया का जो सामाजिक क्रियात्मकता का प्रतिकूल मानना या प्रतिफल का प्रभाव पड़ता है, तो ये जवाब आपका सही होगा। पड़ता है जवाब, है ना, पड़ता है इस पे। हाँ, और अगर हम बात करते हैं किसी विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य अननोन क्रिया, अननोन क्रिया का मतलब होता है मौलिक बल के रूप में जाना जाना, या आप ये भी कह लीजिए कि अननोन क्रिया वह एक ऐसी क्रिया है जो दो वस्तुओं के द्वारा एक साथ संपन्न हो रही है, जो परस्पर या आप कह लीजिए कि एक दूसरे को कारण के रूप में वर्णित हो रही है, उसको हम बोलते हैं अननोन क्रिया। तो अननोन क्रिया को भी क्या हो रही है यहाँ पर, अपक्रियाएं में आमंत्रित हो रही है। तो ये भी आपका सही जवाब है। स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बी वाला, आर बी सही है, ए और आर दोनों सही है। जितेंद्र जी का जवाब आया है भाई, शक्ति सर का भी जवाब आया है, टीना मैडम का भी जवाब आया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, यानी सेकेंड वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आई थिंक अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, है ना, और कर जाएंगे एग्ज़ाम इस बार क्रैक अच्छे खासे नंबर से। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, समाज कार्य का एक और प्रश्न कह रहा है कि जन समस्याओं के लिए जन समाधान की आवश्यकता होती है। भाई बात तो ठीक है, जन समस्या अगर है तो उसके लिए जन समाधान भी आवश्यकता होगी,
बिना समाधान का कैसे काम करेंगे आप? बिना संसाधन, समाधान, रिसोर्सेज सब कुछ होना ज़रूरी है। तो ये आपका भी कथन सही है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, यानी अब आपके बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक, अपने आप को सोचिए कि जब व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को जन समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को गतिमान और संगठित करने की आवश्यकता होती है, क्या आपको ऐसी आवश्यकता होगी कि अगर लोगों को गतिमान करना है या संगठित करना है तो उनको उनकी जो समस्याएं होंगी तभी समाधान हो पाएगा, जब लोगों को हम कलेक्ट कर पाएँ या लोगों को एक साथ मिलकर सिखाएं? बताइए, सही होगा? सही है सर। सही तो है। जरूरी तो नहीं है ना? क्यों भाई? समाज कार्य आप कर रहे हैं तो व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तो उसके लिए आप समस्याओं का समाधान करेंगे तो लोगों को संगठित तो करना ही पड़ेगा आपको। आपके बिल्कुल करना हाँ, पड़ेगा। बिना कैसे कर दोगे आप देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, आप केस वर्क अगर अपने मन में सोच रहे हैं तो फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय समाज कार्यकर्ता में समस्याओं के बारे में बात कर रहा है और समस्याएं बात हो रही है मतलब जन समस्याएं हैं और जन समाधान के लिए है, तो यहाँ पे केस वर्क कहाँ से आएगा? तो जन का मतलब लोग हो जाते हैं, तो लोगों की समस्याओं के समाधान के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी थर्ड आपका सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को लेकर कंफ्यूज अगर होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न के क्वेश्चन को ही पढ़ें एक दो बार, अच्छा लगेगा, फिर आपको ही समझ में आएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें अभिकथन के बारे में। कह रहा है कि कल्याण संपूर्ण अवधारणा है। बात तो ठीक है भाई, बताइए। अभी आज मैंने एक उत्तराखंड वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ये प्रश्न उसमें आया था कि कल्याण का उनको पढ़ा रहा था समाज कल्याण के बारे में, तो मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि कल्याण का एक संपूर्ण अवधारणा होती है। बात तो ठीक है भाई, संपूर्ण अवधारणा, और उन अवधारणा में उस अस्तित्व में एक वांछनीय स्थिति होती है जिसमें भौतिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक कल्याण सम्मिलित है। तो संपूर्ण कल्याण में ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों भाई? शक्ति जी सी आ रहा है, टीना जी का भी सी आ रहा है, जितेंद्र जी का भी आ रहा है, ठीक है, हाँ, हनी जी का भी आया, पंकज जी का भी आ गया, अभिषेक भी का आ गया भी, अभिषेक जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। प्रश्न को हम ही लोग तब बनाते हैं, बातों बातों से हम लोग सीखेंगे प्रश्न को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, बातों से सीखेंगे। अभी आप लोगों को मैंने हाल ही में बताया भी है, आप सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा चर्चा भी किया है। तो यहाँ पे मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात हो रही है। देखो ध्यान समझिएगा, ये बेसिकली अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को जो प्रभावित करता है तो वो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा होता है। और ये मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के बारे में कोई अदर बंदा नहीं है कि सिगमंड फ्रॉइड के अलावा कोई और व्यक्ति आ गया है ना, अलग व्यक्ति नहीं है। तो ये बेसिकली अचेतन भावनात्मक संघर्ष को ध्यान में रखते हुए बताया था। ये बताया था फ्री, देखो एक याद रखना आप लोग, फ्री एसोसिएशन नाम सुना है? मुक्त क्या बोलते हैं उसको, मुक्त संघ, हाँ मुक्त संघ। तो ये भी बेसिकली प्रश्न बन जाता है, मुक्त संघ किसने दिया है? तो ये मनोविश्लेषणात्मक का ही पार्ट है, सिगमंड फ्रॉइड का ही है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वप्न की व्याख्या अगर कोई करता है तो कौन करता है? यही मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में ही है ये सपनों को। अगर मान लीजिए कोई सपनों की व्याख्या हो रहा तो ये भी उसी की थेरेपी के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई टॉक थेरेपी देनी है, मतलब टॉक थेरेपी पर बेस्ड भी है ये। टॉक मतलब जानते हैं, बात करने वाली थेरेपी, तो उसी पर ये बेस्ड है मनोविश्लेषण। सर इसका ही है ना? हाँ, लीप टंग नहीं, लीप टंग नहीं है, नहीं स्लीप ऑफ द टंग, स्लीप ऑफ द टंग। हाँ सर इसी का है, स्लीप ऑफ द टंग। थेरेपी में है सर? नहीं, मैंने ये नहीं देखा है स्लीप ऑफ द टंग के बारे में। ठीक है, बाकी टॉक, इसे आप ध्यान रखना, टॉक थेरेपी इसी को बोलते हैं, टॉक थेरेपी इसी को कहते हैं, ये मुझे पता है, टॉक थेरेपी इसी को कहते हैं। बाकी अगर आपको मिल रहा है तो उसे ग्रुप में शेयर करना ताकि सारे बच्चे जाने, है ना, उसे आप सेंड करना। जी सर। हाँ, अगर हम आगे बात करते हैं आरंभिक चरण के बारे में, तो देखो यहाँ बेसिकली इसको क्रम बनाना है, हमें क्रम में रखना है। तो क्रम में ये आपका पहला ही आरंभिक चरण होगा, ये नाम से पता चल रहा है। अब एक जहाँ पर यहाँ पे सारे में एक एक दे रखा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपका अंतरण के चरण होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब थर्ड जिसमें आ जाएगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा।
उसके बाद आपका आता है सुदृढ़ीकरण का चरण और लास्ट में आता है समाधान। और ये प्रश्न तो इतना सरल है यार कि लास्ट में समाधान होता ही है। और 4 देख लीजिए, अब ये तो या तो पहला होता या तो दूसरा होता। और फिर आरंभिक में, अच्छा ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो इन्हीं दोनों में अंतरण आता है सुदृढ़ीकरण से पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चरण बताया था मनोविश्लेषण की चिकित्सा में, ठीक है। पहले हम आरंभिक करेंगे, फिर गोल वगैरह को चूज करेंगे, फिर गोल के ये जो क्रिया विधि होती है उसका क्रियान्वयन करेंगे, वही सुदृढ़ीकरण है। जहाँ क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन जहाँ है वहाँ सुदृढ़ीकरण है, और उसके बाद हम उसका समाधान करेंगे। तो ये बेसिकली होता है 4 स्टेप इसका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्रम, ये पहली बार आप लोगों को बता भी रहा हूँ मैं आप लोगों से, इसे नोट भी करिएगा, 4 स्टेप है इसके, ठीक है, याद करिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में आपको बताऊं मैं, ये जो थेरेपी जो ये यूज़ होता, जानते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एंजाइटी मतलब चिंता, डिप्रेशन, इमोशन, और स्ट्रगल, ट्रोमा, और अगर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, वो भी अगर इश्यूज़ हो रहा है, या मनोदैहिक विकार हो रहा है, या रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, या आत्म विनाशकारी विकार हो रहा है, या सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, ये सभी की सभी प्रक्रिया जो होती है इसी चरणों से होकर हमें बताना पड़ता है। इन्हीं 4 चरणों से यही थेरेपी दी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक उपयोग करने का तरीका बताया कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें उपयोग में लाई जाती है इनको, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। अब क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़े, वैशाली जी चलिए आगे। अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को एरिक एरिक्सन के बारे में बता रखा है। एरिक एरिक्सन की जो ये विकास का एक सिद्धांत है। तो जरा मुझे बताइए कि एरिक एरिक्सन, क्या हुआ भाई? म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। चलिए बताएं, आगे चले। आवाज़ मेरी क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए आप लोग। चलिए देखिए, एरिक एरिक्सन के द्वारा अगर हम बात करें प्रतिपादित विकास की अवस्था के बारे में, तो आपको भली भांति तरीके से पता होगा। तो एरिक एरिक्सन के बारे में मैंने जब बताया था आप लोगों को, तो कौन कौन सी अवस्थाएं थी बताइए जरा, किसी को बता सकते? 1 मिनट, ये प्रश्न गलत है क्या भाई? हाँ सर, ये गलत है। कहाँ से? हनी प्रवीण, देखो ये, देखो ये हनी प्रवीण का देख लो, आकांक्षा मैडम को भी देख लो। ये क्या कर रहे हो? ये प्रश्न ही गलत है भाई। क्या कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन के जवाब भी दे रहे हो आप लोग, गलत प्रश्न। एरिक एरिक्सन की थ्योरी, ये तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। ये प्रश्न गलत है, तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक करिए। हाँ, ये सिगमंड फ्राइड का क्वेश्चन है, ये गलत है, ठीक है। इस प्रश्न का मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो सिगमंड फ्राइड ने बताया था, एक मौखिक अवस्था बताया था, गुदावस्था बताया था, मौखिक गुदा, और उसके बाद लैंगिक अवस्था बताया था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था, देन जननेंद्रिय। हाँ, सुप्तावस्था काम प्रसूति अवस्था भी बोलते हैं, वेरी गुड। और ये आप ध्यान रखेंगे, लैंगिक अवस्था में 2 ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा और ओडी, बोलिए ओडिपस। हाँ, ओडिपस, हाँ हाँ। इसकी 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, आपको पता होना चाहिए, एक इरोस और एक थेनाटोस। वेरी गुड। इरोस जो होता है काम वासना, भूख प्यास वगैरह को बताता है, इरोस मूल प्रवृत्ति। थेनाटोस जो होता है वो विध्वंसकारी कार्य बताता है, या आक्रामक वाली एक्टिविटी बताता है, थेनाटोस, ठीक है। ये याद रखना। व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, ईद, ईगो, सुपर ईगो। मैंने कई बार इसको बारे में बता चुका हूँ आप लोगों से। मन के 3 स्तर के बारे में बताया था, चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन वो होता है जहाँ पे जो वर्तमान चल रहा है। अर्धचेतन मन वो होता है याद, जैसे मैं नहीं करता भाई, याद होते हुए भी याद नहीं आ रहा है, यार मैंने ये प्रश्न कहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा, तो उस पर जोर दे रहे हैं आप, और फिर याद आ जाता है, वो अर्धचेतन होता है। अचेतन क्या होता है? जो मन की चेतना से ना होकर, जैसे हम बात करें दमित या दुखी इच्छाओं को, बेसिकली क्या होता है? भंडार होता है वो, बस इतना याद रखिए। दमित इच्छाओं का भंडार जो होता है वो अचेतन मन होता है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिए। 3 इसने बताया था ये, इस बात को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान रखना सभी लोग। सिगमंड फ्राइड, ये हर बार पूछा गया, इस बार भी ये लिख के लीजिए, और ना आए तो आप जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर आना तो मुझसे पूछ लेना कि सर इस बार तो आया ही नहीं, कॉल कर लेना मुझे, आएगा ज़रूर सिगमंड फ्राइड का। आगे हम बात करते हैं लिंडेमैन का। देखो, लिंडेमैन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डीप में जानकारी भी दिया है, PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। कुल टोटल इसने 700 जानते हैं सामुदायिक परियोजना का अध्ययन किया था। कितने? लिंडेमैन ने 700 किए थे, और जिनमें से उसने 10 चरण बताए हैं।
कितने चरण बताए हैं? 10 चरण। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या तो याद कर रहे हैं तो याद भी कर सकते हैं। पहला चरण उसका ये था कि आवश्यकताओं की चेतना को जागरूक करना था। दूसरा चरण ये था कि आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना था। तीसरा उसका था आवश्यकता की चेतना का प्रक्षेपण करना। प्रक्षेपण ही बहिर्वेशन कहलाता है, प्रक्षेपण को ही हम लोग बोलते हैं बहिर्वेशन। ये इसका तीसरा चरण था। चौथा चरण था कि आवश्यकता की शीघ्र पूरा करना और भावनात्मक आवेग के बारे में बात करना, ये चौथा चरण था इसका। पांचवा चरण के बारे में बात करें तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाधानों के प्रस्तुतिकरण करना, रिप्रेजेंट करना, ये पांचवा चरण था। कुल 10 चरण बताए हैं। छठा चरण के बारे में बात करें तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाधानों का संघर्ष की बात किया था। और सातवें चरण के बारे में बात करें तो जांच पड़ताल की बात किया था। आठवें चरण की बात करें तो समस्या में वाद विवाद की बात किया था। और 9वें चरण के बारे में बात करें तो समाधानों का एकीकरण करना था। 10वां चरण आप लोगों को पता है क्या? बता सकते हो? बताइए बताइए। अस्थायी प्रगति के आधार पे समझौता, ये 10वां चरण था। इसका 10 चरण थे। हालांकि ये आपको पूछा है, अब आप बताइए जरा। सर नौवा जी सर, नौवा एक और बार बताइए। समाधानों का एकीकरण करना, समाधानों का एकीकरण करना। 10वें है अस्थायी प्रगति के आधार पर समझौता। संडरसन और पॉलसन की अगर मैं बात करूं तो उसने 7 चरण बताए थे। क्रॉस के बारे में बात करूं तो उसने 6 चरण बताए थे। लेकिन लिंडेमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसने 700 सामुदायिक परियोजना पे बात किया था, 700, तो इसके 10 चरण इसके आए थे। अब ये देखो, अगर हम प्रश्न के बारे में बात करें तो आवश्यकता की चेतना, भाई जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना भी, आवश्यकता की चेतना को जागृत करना, यही ऑप्शन पहला हो जाएगा। और फिर उसके बाद आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना, यही हो जाएगा। फिर मैंने बताया आवश्यकता का आविर्भाव, मैंने क्या बताया था? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण ही क्या होता है? बहिर्वेशन होता है, यही बताया था, थर्ड हो जाएगा। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो आवश्यकता का शीघ्र पूरा करने की भावनात्मक आवेग, ये 4 हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? बढ़िया। जी जी पूछिए। सर ये सीक्वेंस में कैसे याद करते हैं आप सर? देखो, सीक्वेंस में याद करने का मैं सिर्फ एक वर्ड्स पकड़ता हूँ। इसमें मुझे पता था कि आवश्यकता की आवश्यकता की आवश्यकता की आवश्यकता की, सब में आवश्यकता की है और सब मुझे पता था। मुझे पहले जाहिर सी बात है कि मैं किसी चीज़ को करूँगा तो जाहिर सी बात है पहले मैं जागरूक करूँगा, ऐसे तरीका है याद करने का। पहले आप क्या करेंगे? जागरूक का मतलब था जागृत चेतना, तो जागृत चेतना होता है जागरूकता के। फिर उसके बाद जब जागरूक कर देंगे तो फिर करेंगे क्या? फिर वितरित करेंगे, और वितरित करने का मतलब प्रसार होता है। फिर आप क्या करेंगे? प्रक्षेपण करेंगे, एक एक के बारे में जानकारी रखेंगे, हासिल प्रक्षेपण करेंगे। और वही प्रक्षेपण कहाँ पर होगा? भावनाओं से होगा। फिर भावनाओं के बारे में देखेंगे, फिर भावनाएं क्या चीज़ें होंगी, फिर वही भावनाओं कंट्रोल कैसे करोगे? लिंडेमैन ने कहा कि भाई समाधान अगर करना है तो पहले प्रस्तुत तो करो, है क्या चीज़, रिप्रेजेंट तो करो, उसको प्रस्तुत कर देना। फिर उसके बाद समाधानों में संघर्ष करेंगे हम लोग। कहीं हो सकता है कहीं हमें मतलब लाभ मिले तो कहीं हमें हानि मिलेगा, तो वो हम संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम जांच पड़ताल करेंगे। ये तरीका होता है याद करने का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मैं याद करता हूँ। फिर हम वाद विवाद करेंगे, ये समस्या, ये भाई ये क्या चीज़ें थी नहीं थी, जांच पड़ताल के लिए। फिर उसके बाद हम एकीकरण कर देंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम समझौता कर लेंगे, भाई हाँ ये चीज़ें होती है समुदाय की प्रक्रिया में। तो ऐसे तरीका होता है याद करने के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया में। बाकी आप लोगों का स्टेप जैसे भी आप याद करें, लेकिन याद होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। बाकी तो यहाँ से 5 तक आप लोग अगर याद कर लेना तो वही इनफ है आप सबके लिए। 5 तक याद कर लीजिए, यही इनफ है। चलिए आगे बढ़े। महेश सर चलिए बताइए, कार्यक्रम प्रबंधन के विभिन्न अवस्थाओं का तार्किक क्रम बताइए, जरा क्रम बताइए तार्किक। बोले, आवाज। सर ऑप्शन नहीं दिखे थोड़े से। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऑप्शन छोड़िए अब। यहाँ से सुनिए, कार्यक्रम प्रबंधन की विभिन्न आवश्यकताओं का तार्किक क्रम, ठीक है। अभी तार्किक, अब देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कार्यक्रम मैनेजमेंट होता है उसको एक तार्किक क्रम में होना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन आप सोचिए, पहले महसूस करने की आवश्यकता की पहचान करेंगे कि नहीं करेंगे? पहली बात। दूसरा काम आप ये मुझे बताएं, आप सभी लोग, क्या दूसरा काम आप परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, फिर योजना का निर्माण करेंगे। तीसरा काम आप क्या करेंगे? निगरानी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, नियंत्रण करेंगे।
तीसरा काम होगा। और चौथा काम क्या करेंगे आप? रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ये 4 होगा। अब 1 2 3 4 है, क्या आ गया ये सॉरी यार, यहाँ पे पहले थर्ड आएगा, फिर उसके बाद ये 2 आएगा, फिर उसके बाद ये आपका 2 के बाद आपका आएगा ये पहला, फिर उसके बाद आपका आएगा ये 4, ये वाला आएगा। अब ये ऑप्शन में देखना है आप लोगों को। 2 3 2 4 1 बता रहे हैं, नहीं पवन जी, 3 2 4 1 टीना कह रही हैं। 3 2 1 4 1 4 होगा टीना, 1 4। चलो देखते हैं एक बार हम लोग। ऑप्शन कौन सा आप लोगों का आ रहा था वहाँ पर? 3 2 1 4, 3 2 1 4, 1 4 क्या था भाई? 1 क्या था? अच्छा पहले मूल्यांकन आएगा, 1 आएगा पहले, फिर 4 आएगा। हाँ ठीक तो है, पहले 1 और 4 आएगा, पहले मूल्यांकन फिर रिकॉर्डिंग होती है। हाँ पहले मूल्यांकन फिर रिकॉर्डिंग, सही तो है। कौन सा ऑप्शन हुआ है यहाँ पर? बी फॉर बॉम्बे हुआ ना। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही है, यही सही है। ठीक है रूपम, सही ऑप्शन नंबर बी। चले आगे हम बात कर लेते हैं। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है ये। देखो मैंने आप लोगों को बताया भी है, टुकमैन का नाम याद है? वो टुकमैन का नाम पता है? टुकमैन का 1963 1965 दोनों मिलता है। फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और जॉर्मिंग मिलता है। फिर मैंने आपको कलिंग का नाम बताया था, दिशा निर्देशक जिसको ओरिएंटेशन बोलते थे आप लोग, विरोध बोलते थे, समझौता बोलते थे, घनिष्ठता बोलते थे, समापन बोलते थे, याद होगा आप लोगों को। फिर अगर मैं बात करूँ ट्रेकर के बारे में, तो ट्रेकर ने कहा था प्रारंभ समूह की भावना, फिर मित्रता का विकास, फिर सशक्त समूह का, फिर समूह की भावना का पतन होना। लेकिन नाम है नॉर्दर्न और कुलैंड का। इस महोदय ने सबसे पहले क्या बोला था? इसने समावेशन दिशा निर्देश, समावेशन दिशा निर्देश को बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया, या आप इसे कह सकते हो अभिमुखीकरण। तो ये आपका पहला यहाँ पे सही लग रहा है। अगर हम बात करते हैं दूसरा, उसने क्या बोला अनिश्चितता। अनिश्चितता तो दूसरा कहाँ पे है? ये आपका, यानी अभी ए कट गया आपका यहाँ पर, अनिश्चितता दूसरे ऑप्शन में आएगा। तीसरा उसने बोला था पारस्परिक एवं लक्ष्य सफलता, पारस्परिक एवं लक्ष्य सफलता प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। फिर उसने क्या बोला था? विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? पृथक्करण। फिर उसने क्या बोला था? समापन। हो गया ना 4? बोलो कंप्लीट हुआ? पवन जी बी, हाँ सही बता रहे हैं, वैशाली जी भी सही बता रही हैं। हाँ ये आपको तो पढ़ के ही जाना है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। मैंने आप लोगों के साथ PDF भी किसी ने मांगा था, मैंने उनको प्रोवाइड भी किया है शायद अभी, है ना? हाँ सर मैंने मांगा था सर। हाँ मिल गया ना PDF आपको? मिला कि नहीं मिला? भेजा था सर। भेजा था, ठीक है। ये PDF जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से आप लोगों को अभी इस क्लास समाप्त होने के बाद भेजता हूँ, ठीक है? इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर देगा ये प्रश्न। और एक नाम आता है बेल्स का नाम। बेल्स का नाम जानते हैं? बेल्स का नाम आपने सुना होगा। दिशा क्या बोला था? दिशा निर्धारण बोला था, मूल्यांकन बोला था, निर्णय लेना बोला। 3 बात बोला था। दिशा निर्धारण, मूल्यांकन और निर्णय लेना, ये 3 बातें याद रखना बस, ठीक है? ये हैं समाज कार्य के प्रश्न भाई, है ना? ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। अब प्रश्न इतना सरल आ गया कि निम्नलिखित में से संरक्षणकारी श्रमिक विधानों का सही कालक्रम दर्शाइए जरा। भाई मैं कहता हूँ कामगार श्रमिक जो क्षतिपूर्ति अधिनियम है वो कब आया? 1923 में आया है। हाँ बोलो आप लोग भी। अगर हम बात करें मजदूरी भुगतान अधिनियम कब आया है, जिसको आप कहते हो द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जिसको आप बोलते हैं मजदूरी संदाय अधिनियम, बोलो 1936। अगर ये याद नहीं हुआ तो कम से कम ये 4 तो रट्टा ही मार लीजिए भाई साहब, ये एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि आप इन्हीं के कॉमन सेंस के माध्यम से ही जो प्रश्न नहीं आएंगे वो भी आप लगा लेंगे, मैच कर लेंगे। सुमलित वाला मिलता है या तो क्रम वाला मिलता है, पता होना चाहिए। अगर हम बात करें न्यूनतम मजदूरी एक्ट के बारे में तो ये 1948 का है, 1948 का है। अगर हम बात करें बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में तो ये आपका आता है बाल श्रम एक्ट 1986 याद है, और 1986 का याद रखना, 1986 का याद रखना। अब मैच करिए, कालक्रम से लगाइएगा 23, 36, 48, 86। अच्छा क्रम ये 1 2 3 4 दे रखा है भाई। पवन जी बताइए, ऑप्शन ए ही सही होगा ना? यस सर हाँ ओके सर, ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 4 ही सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है? ऑप्शन ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न ले लेते हैं ना। देखो मैंने फ्राइड के बारे में अभी बताया भी है आप लोगों से अच्छे से कि फ्राइड के कौन कौन से चरण होते हैं, बार बार क्या बताऊं, लेकिन अब आप यहाँ पर खुद करके मुझे बताइए जरा कौन सा सही जवाब होगा फ्राइड का।
आप लोग का मैं जवाब जानना ए वाला। चाहूँगा। ए होगा, अच्छा यहाँ पर ए होगा। ए कहाँ से होगा? ए तो गलत हो गया यार, पहले सी वाला होगा ना मौखिक, उसका सर डी होगा सर, फोर वाला आंसर। सी भी गलत हो गया। हाँ डी हो गया, वेरी गुड। डी किसी ने बोला है अभी, प्रीति बालकृष्ण जी, वैशाली जी, डी होगा, ये आप सही कह रहे हैं। इस ग्रंथ इसमें इस लैंगिक में 2 ग्रंथि पाई जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है, बस इसी में। अच्छा ये चीज़ें तो आपको पता होगी। उम्र आपको बता दूं, एज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। 0 से लेकर 1 वर्ष मौखिक को कहेंगे, 2 से लेकर 3 वर्ष तक हम गुदावस्था को बोलेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ लैंगिक अवस्था के बारे में, तो 4 से लेकर 5 तक बोलेंगे। काम प्रस्तुति अवस्था मैंने बोला था अभी आपको ना, इसी को बोला जाता है सुसुप्तता अवस्था भी बोला जाता है, 6 से लेकर 12 वर्ष, ठीक है। और अगर जननांगीय अवस्था की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं 12 से 20 या 12 प्लस सर भी थोड़ा होता है। मिस्टेक हो रहा है सर, गुदाजन्य वाला सर वो 1 से 2 है क्या सर? नहीं, गुदाजन्य जो है 2 से 3 कर सकते हैं, और 1 से 2 भी किसी किसी किताबों में मिल जाता है, कोई किसी किसी किताबों में मिल जाता है। तो ओरल, एनल और लेटेंसी स्टेज है ना, आपको पता ही होगा, ये सारी के सारे स्टेजेस है ना। फैलिक बोलते हैं इसको, और एक लेटेंसी, एक जेनिटल, ठीक है, याद रखिएगा इसे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये समाज कार्य का। बाकी आगे जो है मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना पड़ता है रुक रुक के हर चीज़ों को, वरना मैं इसको आधे घंटे में समाप्त कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।